नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, अभी पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार में जो फर्क है उसके बारे में बात की थी। अब अगला कंफ्यूजन लोगों को ये बहुत बड़ा हो जाता है कि संपत्ति का अधिकार आखिर कौन सा अधिकार है। क्या ये मौलिक अधिकार है, क्या ये संवैधानिक अधिकार है, क्या ये वैधानिक अधिकार है। और इसी कंफ्यूजन पर आधारित बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे हम यूपीएससी की बात कर लें या फिर जो है स्टेट पीएससी की बात कर लें। वहां पर भी आपको संपत्ति के अधिकार के बारे में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आज हम इस कंफ्यूजन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। तो बात करते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले यह मुद्दा जानते हैं, क्या संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो आप ये बात जान लीजिएगा कि अगर हम संपत्ति के अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान जो मौलिक रूप से था, यानी कि वह भारतीय संविधान जो मूल रूप से था, ओरिजिनल था, जो लागू किया गया था 26 जनवरी वर्ष 1950 को, उस संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में देखने को मिलता है। जानते हैं भारतीय संविधान में कहां मौजूद था। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। इसके अलावा एक आर्टिकल और था जहां आपको संपत्ति का अधिकार देखने को मिलता है, और वो आर्टिकल कौन सा था। वो आर्टिकल था 19 का 1 का 4, जहां पर क्या कहा गया था, जहां पर क्या गया था कि संपत्ति को खरीदने का और बेचने का जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। यानी कुल मिला के संपत्ति के अधिकार की मौजूदगी हमको कहां देखने को मिल रही थी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के 4 में। यानी कि अगर चाहे हम 19 के 1 के 4 की बात करें या फिर अनुच्छेद 31 की बात करें, दोनों ही भारतीय संविधान के भाग 3 के हिस्से हैं। क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक विस्तृत है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो ओरिजिनली क्या हुआ करता था, ओरिजिनली एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर एक संविधान संशोधन होता है। और जानते हैं वो संविधान संशोधन कौन सा था। वह संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के माध्यम से क्या किया गया, इसके माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद एक तो आर्टिकल 19 का 1 के 4 को समाप्त कर दिया गया, यानी कि संपत्ति के खरीदने और बेचने का जो अधिकार मौजूद था उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार मौजूद था उस अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या मौलिक अधिकार की श्रेणी में से इसको बाहर करने के बाद क्या संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से संविधान से निकाल दिया गया? ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, अगर हम बात करें संपत्ति के अधिकार के बारे में, तो संपत्ति के अधिकार को केवल मौलिक अधिकार वाले चैप्टर से बाहर किया गया और उसको कहां पहुंचा दिया गया, उसको पहुंचा दिया गया भारतीय संविधान के भाग 12 में, और एक नया आर्टिकल क्रिएट किया गया। आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल था आपका 300 का ए। कौन सा आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल बनाया गया 300 का ए, यानी कि 300 का, जिसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया। तो वर्तमान स्थिति क्या नजर आई, वर्तमान स्थिति ये नजर आई कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 से बाहर कर दिया गया और कहां पहुंचा दिया गया, भाग 12 में पहुंचा दिया गया। और किसके माध्यम से पहुंचाया गया, ये पहुंचाया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। तो अब एक बात बताइएगा, जब संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद ही नहीं है तो क्या उसे हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि भाग 3 में मौजूद अधिकारों को ही केवल मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसलिए संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि वह अधिकार जो मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार के तौर पर दिखाई देता था, अब वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो ऐसे में
संपत्ति का अधिकार फिर आखिर है क्या? यानी कि मौलिक अधिकार तो कुल मिला के है नहीं, तो फिर इसकी स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति जानने के लिए सबसे पहले ये सोचिए, अभी अभी हमने संपत्ति के अधिकार की लोकेशन क्या डिस्कस की है? संपत्ति के अधिकार की लोकेशन हमने डिस्कस की भारतीय संविधान का भाग 12 और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 300 का ए। और अभी हमने पिछले ही वीडियो में ये जाना है कि संवैधानिक अधिकार कौन से होते हैं। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें भाग 3 को बाहर कर दीजिए, यानी कि भाग 3 को छोड़कर भारतीय संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले अधिकारों को क्या कहा जाता है? संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। तो बताइएगा, संपत्ति का अधिकार कहां पर है? भाग 12 में है, भाग 3 में तो नहीं है। तो ऐसे में ये अधिकार क्या हुआ? ये अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार हुआ। यानी कुल मिला के संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति है भारतीय संविधान का भाग 12, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 300 का। यानी कि हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आ रहा है कि अब संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? भारतीय संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन क्या ये भाग 3 में मौजूद है? भाग 3 में मौजूद नहीं है। यानी कि वे अधिकार जो भाग 3 को छोड़कर भारतीय संविधान द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनको संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। और अगर इसी के आधार पर मूल्यांकन करें तो संपत्ति का अधिकार क्या नजर आता है? संपत्ति का अधिकार आपको संवैधानिक अधिकार के तौर पर नजर आता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बहुत जगह हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। अब अभी हमने ये भी जाना है कि वैधानिक अधिकार क्या है। वैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो विधि के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहां पर तो हम ये देख रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार तो आपके संविधान के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में ये जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार कैसे? तो एक बात बताइएगा, आपका जो संविधान है वो भारत की सर्वोच्च विधि तो है, यानी कि जो अधिकार संविधान के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं उनको हम वैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं। यानी कि संपत्ति के अधिकार को हम संवैधानिक अधिकार भी कहा जा सकता है और वैधानिक अधिकार भी कहा जा सकता है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा सही शब्दावली क्या होने वाली है? ज्यादा सही शब्दावली ये है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अब हुआ क्या? हुआ ये, अब हमारे सामने निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? जैसे अब भाई कोई ये कहे कि भाई संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है, कोई ये कहे कि संपत्ति का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार है। तो ऐसे में करें क्या भाई? संपत्ति किधर लेके चले जाएं? वैधानिक अधिकार की तरफ लेके चले जाएं कि संवैधानिक अधिकार की तरफ लेके चले जाएं? तो डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। मान लीजिए आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें संवैधानिक अधिकार का विकल्प मौजूद है, तो हमेशा आंसर क्या होगा? हमेशा आंसर संवैधानिक अधिकारी होगा। अब मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन में संपत्ति का अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आंसर क्या होगा? तो भी आंसर आपका संवैधानिक अधिकार होगा, क्योंकि संविधान क्या है? विधि से ज्यादा बड़ा है। तो आंसर क्या पिक करेंगे? आंसर संवैधानिक अधिकार ही पिक करेंगे। अब मान लीजिए यहां पर क्या कंफ्यूजन हो जाए? यहां पर कंफ्यूजन ये हो जाए कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों हैं? तो इस स्थिति में हम दोनों पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने विकल्प ए और बी यानी कि संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार में से किसी एक के चुनने का है तो हमेशा संवैधानिक अधिकार को चुनेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने संवैधानिक अधिकार का विकल्प मौजूद नहीं है, अगर संवैधानिक अधिकार का विकल्प मौजूद नहीं है और वैधानिक अधिकार का विकल्प मौजूद है तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में ही हम वैधानिक अधिकार को चुनने वाले हैं। यानी कि हमारी प्राथमिकता क्या होने वाली है? हमारी प्राथमिकता संवैधानिक अधिकार होने वाली है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 के का में देखने को मिलता है, भाग 12 में देखने को मिलता है। और ये क्या है? ये एक संवैधानिक अधिकार है और इसकी एक व्याख्या है। और व्याख्या क्या है? कि वैधानिक अधिकार भी है।
अब कुल मिला के हमारे सामने ये निष्कर्ष तो निकल आया कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। लेकिन आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी व्याख्या की गई है कि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार भी है। तो हमारे सामने निष्कर्ष क्या क्या निकल के आता है? निष्कर्ष निकल के आया कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है। और ये तीनों चीजें आपके सामने प्राथमिकता के आधार पर लिखी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे सामने मान लीजिए ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है, तो हम किसका चुनाव करेंगे? हम चुनाव करेंगे संवैधानिक अधिकार का। अब मान लीजिए मेरे सामने ऑप्शन ए अवेलेबल नहीं है, यानी कि संवैधानिक अधिकार अवेलेबल नहीं है, तो मैं किसका चुनाव करूंगा? मैं यहां पर वैधानिक अधिकार का चुनाव करूंगा, क्योंकि मुझे वैधानिक और मानव अधिकार में से किसी का चुनाव करना है। यानी कुल मिला के आपका जो चुनाव है वो प्राथमिकता के आधार पर तय होगा। सबसे पहले संवैधानिक अधिकार, उसके बाद वैधानिक अधिकार और उसके बाद मानवाधिकार। तो ध्यान रहेगा आगे से। तो यानी कि अब संपत्ति के अधिकार की कंडीशन क्या है, ये हमें पता लगा। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहला मुद्दा क्या है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ओरिजिनली ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसको मौलिक अधिकार वाले चैप्टर से बाहर कर दिया गया। फिर अब क्या है? संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसके अलावा संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, इसके अलावा संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है आपके बहुत काम का रहा होगा। ऐसी और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे के जो वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद।